मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े इकट्ठे किए और अब उसकी ओर नहीं देखा। मेरा दिमाग ख्यालों से भरा हुआ था। मैं जल्द ही लंच बना दूंगा। लिली को खाने के लिए बाहर बुला लेना। लिली सो रही है तो मैं उसे बाद में जगा दूंगा। सेरेना थोड़ा और पीछे हट गई, उसका पूरा वजूद बिल्कुल। वह घबरा गई, यहां तक कि बोलते समय हकलाने लगी। मैं जानता था कि मेरी मौजूदगी उस पर सिर्फ दबाव डाल रही है, इसलिए मैंने जल्दी से वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले, उन्हें सुखाने के लिए बालकनी में टांग दिया और फिर किचन की ओर बढ़ गया। बाथरूम में सेरेना कपड़ों को पकड़े हुए अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रही। जब उसे खाना बनने की खुशबू आई तभी वो हकीकत में वापस आई और कांपते हुए कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले। उसकी आंखें अनजाने में किचन की ओर झांक रही थीं। आखिर उसे क्या हो गया था? वो उसके और उसकी बेटी के लिए फिर से खाना बना रहा था। वॉशर के घूमने की आवाज सुनते हुए सेरेना की भावनाएं बेहद उलझी हुई थीं। जब कपड़े धुल गए तो वो उन्हें बालकनी में सुखाने के लिए ले गई और वो आदमी अभी भी किचन में खाना बनाने में बिजी था। लिली ने सेरेना के जगाने का इंतजार नहीं किया, वो खुद ही जाग गई थी। हमेशा की तरह उसने नंगे पैर दरवाजा खोला। उसके दोनों नन्हे हाथ अभी भी अपनी बड़ी नींद भरी आंखों को मल रहे थे। एक पल बाद जब उसने मुझे किचन में बिजी देखा तो उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें चमक उठीं। फिर वह उत्सुकता से किचन के दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर मेरी पीठ देखने लगी। सेरेना ने कपड़े टांगना खत्म किया और जब वो मुड़ी तो उसने ये नज़ारा देखा। वो एक मूर्ति की तरह जम गई। जल्दी से मुड़कर अपनी पीठ दीवार से सटा ली, अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक गई। उसके आंसू खामोशी से गिर रहे थे। यह बहुत बहुत समय पहले का एक दृश्य था जो केवल सपनों में दिखाई देता था। मैं अब भी माँ और बेटी के साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठा। टेबल पर चावल और डिशेस सजाने के बाद मैं जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर सेरेना ने जल्दबाजी में अपने चेहरे से आंसू पोंछे उठी और लिली को डाइनिंग टेबल पर ले गई। टेबल पर अभी भी 2 मीट डिश और 2 सब्जियों की डिश थीं, साथ ही परोसे हुए चावल के 2 बाउल और एक स्टीम्ड एग का बाउल था। सेरेना उस स्वादिष्ट और भरपूर खाने को काफी देर तक हैरानी से देखती रही और फिर धीरे से बैठ गई। कोई नहीं जानता था कि इस पल उसकी भावनाएं कितनी उलझी हुई थीं, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी। खाना ब्रेकफास्ट की तरह ही स्वादिष्ट था। छोटी बच्ची काफी देर से मजे से अपना स्टीम्ड एग खा रही थी, लेकिन माँ बेटी के इस शांत लंच में अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से खलल पड़ गया। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और मुझे चीजों से भरा एक बड़ा बैग लेकर दरवाजा खोलते हुए पाया। लिली सेरेना की ओर दुबक गई। स्टीम्ड एग का छोटा चम्मच अभी भी उसके मुंह में था। अपनी जगह जमी हुई उसकी बड़ी आंखें मेरी हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थीं। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। उस डरी हुई माँ बेटी की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस सोफे के पास गया, अपने हाथों में पकड़ा बैग नीचे रखा और थोड़ी धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑइंटमेंट मलहम खरीदा है, उसे लगाना याद रखना। और छोटी बच्ची के लिए कुछ खिलौने लाया हूं। मुझे नहीं पता कि उसे पसंद आएंगे या नहीं। मैंने देखा कि दूसरी छोटी लड़कियों के पास ये होते हैं, इसलिए उसके पास भी होने चाहिए। सेरेना ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया था। अपनी बात खत्म करने के बाद मैं एक पल के लिए खामोश रहा। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी है। अब से मैं तुम्हें या बच्चे को कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें और लिली को अपने ही घर में इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो अभी छोटी है, इस तरह का माहौल उसके लिए अच्छा नहीं है। मैंने एक ही सांस में ये सब कह दिया और मेरे सीने का बोझ काफी हद तक कम हो गया। मैंने इंतजार नहीं किया सेरेना के जवाब देने का। चुपचाप स्पेयर रूम में वापस जाते हुए सेरेना ने मेरी ओझल होती आकृति को देखा। उसकी भावनाएं बेहद जटिल थीं। इस आदमी के अचानक आए बदलाव के बावजूद वो अभी भी अपनी सावधानी गार्ड कम नहीं कर पा रही थी। कमरे के अंदर मेरा मूड और भी खराब था। आंखों से आंसू छलकने को बेताब थे। इस कमीने के शरीर में ट्रांसमिग्रेट होना मेरे लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल था। खासकर जब मैंने सेरेना के शरीर को उन तमाम जख्मों से ढका हुआ देखा तो मेरा दिल और भी भारी हो गया। इस घर में सिर्फ एक छोटे से दिन के बाद मेरा दिल टूटने की कगार तक कुचल चुका था। मैं सच में नहीं समझ पा रहा था कि कोई अपने ही परिवार के साथ इतनी बेरहमी और बेदर्दी से कैसे पेश आ सकता है। सेरेना ने खाना खाने के बाद मेरे लिए भी एक हिस्सा छोड़ दिया था। उसने अपने और लिली के बर्तन धोए, एक पल के लिए मेज पर रखे बैग को देखा और आखिरकार लिली को लेकर वापस मास्टर बेडरूम में चली गई। इस अचानक मिली दयालुता को वो सच में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या पता ये उसे झांसे में लेने के लिए बुना गया कोई और जाल हो। वैसे भी उसे अपने शरीर के दर्द की पुरानी आदत हो चुकी थी। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास अब ऐसा बचा ही क्या है जिसे पाने के लिए वो इस हद तक जाएगा। कोमल व्यवहार के इस एक छोटे से दिन को अनुभव करने के बाद वो इस बात से डरी हुई थी कि कहीं वे पुराने दिन वापस ना आ जाएं। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि शायद अगर वो उसकी दयालुता को स्वीकार नहीं करेगी तो वो इसी तरह बना रहेगा। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि वो एक और दिन ऐसा ही रहे।
बस एक और दिन। मैंने बगल के कमरे के बेडरूम का दरवाज़ा बंद होते सुना, ये जानकर कि माँ बेटी ने खाना खत्म कर लिया है, और तभी मैं उठा और कमरे से बाहर निकला। फिर मैंने देखा कि कॉफ़ी टेबल पर रखा बैग अभी भी बंद था, बिल्कुल वहीं पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। मैंने एक आह भरी, ये न जानते हुए कि और क्या करूं, और अपना सिर झुकाकर खाना खाने बैठ गया। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा अचानक फिर से खुला और लिली ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला, उत्सुकता से मुझे खाते हुए देखने लगी। मैंने उसे फिर से एक बड़ी मुस्कान देने की कोशिश की। इस बार ये आखिरकार काम कर गया। छोटी बच्ची डरकर भागी नहीं, बल्कि अभी भी मुझे खाते हुए देख रही थी। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, उस पर जो बोझ था वो इस मासूम और प्यारी सी बच्ची को देखकर काफी हद तक कम हो गया। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और अपनी जिंदगी की सबसे कोमल आवाज में उसे पुकारा, लिली। मेरी अचानक दी गई आवाज से वो छोटी बच्ची चौंक गई और थोड़ा कांपी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी, बल्कि अपना सिर घुमाकर मास्टर बेडरूम के अंदर देखने लगी। फिर जैसे उसे अंदर से हिम्मत मिली हो, उसने वापस मेरी ओर देखा। उसके होठों से एक कोमल और धीमी आवाज निकली, डैडी। उस शब्द को सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से धुंधला गईं और मेरे चेहरे पर एक फूल की तरह मुस्कान खिल उठी। यहां ट्रांसमिग्रेट होने के बाद से ये अब तक की सबसे खूबसूरत आवाज थी जो मैंने सुनी थी। लिली ने अपना छोटा सा सिर झुकाया, इस पिता को एक ही समय में रोते और मुस्कुराते देख हैरान रह गई। शायद ये सोच रही थी कि कोई आंसू गिरते समय भला क्यों हंसेगा। मैंने एक धीमी हूं के साथ उस छोटी बच्ची को जवाब दिया। फिर मैं खड़ा हुआ और सोफे के पास गया। बैग से वो गुड़िया निकाली जो मैंने अभी खरीदी थी, और उसे धीरे धीरे लिली के सामने इधर उधर हिलाने लगा। लिली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, वो थोड़ी ललचाई हुई लग रही थी। वो मेरे हाथ की गुड़िया को घूर रही थी, फिर मास्टर बेडरूम की तरफ देखने के बाद आखिरकार धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, अपनी आंखों के सामने इस नन्हे फरिश्ते को देखते हुए। मैंने तो अपनी सांसें तक रोक ली थीं इस डर से कि कहीं ये छोटी बच्ची सहम न जाए, जो आखिरकार बड़ी मुश्किल से मेरे करीब आने के लिए राजी हुई थी। लिली को बस इतना पता था कि डैडी अब उसके लिए यम्मी खाना बना रहे हैं, और अब उन्होंने वो खिलौना पकड़ा हुआ था जो उसे पसंद था। ऐसा लग रहा था कि डैडी अब उसके और मम्मी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। वो मेरे पास चलकर आई, अपना नन्हा सा चेहरा ऊपर उठाया और जोर से सूंघा, फिर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। डैडी से अब गंदी बदबू नहीं आती। लिली, क्या डैडी के हाथ में ये डॉल सुंदर नहीं है? अपने सामने खड़ी उस नन्ही बच्ची को देखते हुए मैं जितनी कोमलता और ईमानदारी जुटा सकता था उसी के साथ लिली से बात की। लिली का छोटा सा हाथ हल्का सा हिला, जैसे वो मेरे हाथ से वो डॉल लेना चाहती हो, लेकिन उसमें अभी भी हाथ आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। वो बस अपनी बड़ी क्रिस्टल जैसी साफ और चमकती आंखों से मुझे घूरती रही। मेरी नज़र लिली से कभी नहीं हटी थी, इसलिए जाहिर है मैंने उसकी इस छोटी सी हरकत को नोटिस किया। तो मैं धीरे से नीचे झुका, जब तक कि मैं लिली की आंखों के लेवल तक नहीं आ गया। फिर धीरे से खिलौना उसके हाथों में रख दिया। जब मेरी उंगलियां लिली के नन्हे हाथ से छुईं, तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा वजूद पिघल गया हो। लिली को आखिरकार वो खिलौना मिल गया जो वो चाहती थी। उसकी नज़र मुझसे हटकर डॉल पर चली गई। उसकी नन्ही उंगली डॉल की मुलायम लंबी ड्रेस को सहलाने लगी और उसकी आंखें तुरंत खुशी से आधे चांद की तरह झुक गईं। मैं अपने सामने उस छोटी बच्ची को इतनी खुशी से खिलौना पकड़े देख रहा था। मेरा दिल भावनाओं का एक उलझा हुआ ताना बाना बन गया था, खासकर लिली के सूखे और बेजान बालों, उसके पतले छोटे चेहरे और उसके पुराने बार बार धुले हुए कपड़ों को करीब से देखकर, जो अब साफ तौर पर उसके लिए छोटे हो गए थे। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसमें सुइयां चुभाई जा रही हों। वो अभी सिर्फ 3 साल की थी, एक ऐसी उम्र जब उसे बहुत प्यार और दुलार मिलना चाहिए था। फिर भी अब वो सिर्फ एक छोटे से खिलौने पर इतनी खुश थी। मैंने अपने दांत पीसे, जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं और एक मुस्कान लाने की कोशिश की। बस इसी तरह मैं चुपचाप लिली को अपने पास खेलते हुए देखता रहा। उस पल मेरी आंखों में उसके अलावा और कुछ नहीं था। मास्टर बेडरूम में सेरेना अब और भी ज्यादा तनाव में थी। उसे नहीं पता था कि उसने सही चुनाव किया है या नहीं, लेकिन वो मेरी पहले कही गई बात से सहमत थी। बच्चा छोटा था, उसे ऐसे माहौल में बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी को उसके करीब जाने देना ही वो सब था जो वो अभी खुद को करने के लिए राजी कर पाई थी। बाहर लिली बीच बीच में साफ और खुशहाल हंस रही थी, और जब सेरेना ने इसे सुना तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो बस वहीं बिस्तर पर चुपचाप बैठी रही और अपने आंसू पोंछती रही। थोड़ी देर बाद लिली खेलते खेलते थक गई थी और उसे नींद आने लगी थी। उसने डॉल को कसकर गले लगाया और उस पिता की ओर एक नज़र डाली जो उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। उसके नन्हे चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखी और फिर वो मुड़कर बेडरूम की ओर भाग गई। मैं बस वहीं बैठा उस छोटी सी आकृति को ओझल होते देखता रहा, अपनी नाक छूते हुए और हंसते हुए। ऐसा लगा कि मुझे उस छोटी बच्ची के लिए स्लीपर्स की एक सही जोड़ी खरीदने की जरूरत है। हर समय नंगे पैर घूमना उसके लिए अच्छा नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और डिनर भी मैंने ही बनाया। 3 डिशेज और 1 सूप। हमेशा की तरह मैंने माँ और बेटी को पहले